अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि हम सामाजिक विज्ञान धोरण 10 में चैप्टर नंबर 15 में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते आए हैं, वैसे ही मैं आज आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में तफावत के बारे में। अब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में कि आर्थिक विकास है क्या, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे दोनों के बीच में तफावत के बारे में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल बता दूं, कुछ इन्फॉर्मेशंस बेसिक, जैसे कि आर्थिक वृद्धि जो है, आर्थिक वृद्धि ये डिपेंड करता है देश पे कि वो आर्थिक विकास करेगा या आर्थिक वृद्धि करेगा। जैसे ही मैंने आपको बताया था पहले ही कि दो तरीके देश होते हैं। कुछ कुछ देश विकासशील होते हैं, यानी विकास कर रहे होते हैं, और कुछ विकसित होते हैं। एक विकासशील होता है और दूसरा क्या होता है, विकसित होता है। तो जो विकासशील देश होगा वो करेगा आर्थिक विकास, क्योंकि अभी वो विकासशील है, मतलब विकास कर रहा है, तो विकास कर रहा है, इसके लिए अभी वो क्या करेगा, आर्थिक विकास करेगा। लेकिन जो विकसित है, मतलब जो विकास कर चुका है, वो क्या करेगा, आर्थिक वृद्धि करेगा। तो इस तरीके से दो तरीके के देश होते हैं। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में, उसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहला जो डिफरेंस मुद्दा है हमारा, वो है विकासनी प्रक्रिया ना आधारे। अब यहाँ पे विकास की प्रक्रिया देखनी है, तो मैं आपको बता दूँ, जो आर्थिक वृद्धि होता है, आर्थिक वृद्धि एक परिमाणात्मक फेरफारों सूचवे से, मतलब आर्थिक जो वृद्धि होता है उसमें जो भी चेंजेस होता है, मतलब कुछ भी वो आर्थिक वृद्धि कर रहा है कोई भी देश, तो उसमें जो भी चेंज होता है, बदलाव होता है, फेरफार होता है, वो परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। मतलब ऐसा परिवर्तन जो अपने गिन सकते हो उसको, या तो फिर अपने को पता चल सकता है कि इतना परिवर्तन हुआ है। लेकिन आर्थिक विकास की बात करें तो इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन भी होता है और गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, मतलब दोनों तरीके के। यानी परिमाणात्मक मतलब उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा तो इंक्रीज होती है, लेकिन साथ में क्या होता है, गुणात्मक मतलब उसके गुण, मतलब उसके क्वालिटी भी उसकी बढ़ती है। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको। फिर आगे इसकी बात करते हैं, आर्थिक विकास एक प्रथम अवस्था से। आर्थिक विकास क्या है, प्रथम अवस्था है, यानी कि कोई भी कंट्री वो सबसे पहले आर्थिक विकास करेगी। जब उसका आर्थिक विकास कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगी, आर्थिक वृद्धि करेगी। तो आर्थिक वृद्धि है आर्थिक विकासना पछીની अवस्था છે, એટલે आर्थिक वृद्धि के आर्थिक विकासનું परिणाम છે। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम, अर्थतंत्र में तथा परिवर्तन ने आधारे, मतलब अर्थतंत्र में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ખેડા લાયક જમીનના વધારો થવાની ખેત ઉત્પાદનની થતો વધારામાં એ આર્थिक वृद्धि दर्शावे છે। मतलब कोई भी ऐसा खेती लायक ज़मीन जो हो, उसमें अगर अपने खेत में कुछ प्रोडक्टिविटी कर दे, कुछ अपने उत्पादन कर दे, तो उसमें अगर वधारा होता है, मतलब जो भी हम खेती कर दे उसके उत्पादन में वधारा होता है, तो वो क्या होगा, वो आर्थिक वृद्धि में वधारा, यानी आर्थिक वृद्धि वो बताएगा अपने को कि आर्थिक वृद्धि हो रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर इंक्रीज होता है, मात्रा जो भी होती है, अगर उसमें वधारा होता है तो वधारो क्या बताता है, वो आर्थिक वृद्धि बताता है। लेकिन अगर उसके गुण, मतलब उसकी क्वालिटी में अगर कोई बदलाव होता है तो वो क्या बताता है, अपने को आर्थिक विकास बताता है। જ્યારે અર્થતંત્રમાં થતા નવા સંશોધનો आधारे खेत उत्पादन में थतो वधारो आर्थिक विकास सूचवे छे। अब यहाँ पे क्या हुआ, नया संशोधन, मतलब नवा संशोधन, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो ये सारी चीज़ों को जो एक तरीके की चेंजेस होती है उसको हम आर्थिक विकास बोलते हैं। दाखला देखते हैं अपने, दाखला तरीके घऊँ ડાંગર જેવા પાકોના નવા બિયારણોની શોધ કરતા ઉત્પાદનમાં થતો અનેક ગણો વધારો એ આર્थिक विकास है। मतलब जो गेहूँ या तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, अनाज हो गया, जिसके कुछ कुछ उसके अंदर हम कुछ नया संशोधन करते। अब यहाँ पे एक उसके नए बीज, मतलब नए एक तरीके का बीज का हमने खोज किया, शोध किया, तो वो एक तरीके का क्या हुआ, उसकी क्वालिटी में चेंजेस हुआ, उसके गुण में चेंजेस हुआ, इसके लिए क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है उसका, विकसित અને विकासशील देशों संदर्भ में। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे दो तरीके के देश होते हैं, एक विकसित होता है, दूसरा विकासशील होता है। जो विकासशील देश होता है वो आर्थिक विकास करेगा, और जो विकसित देश होता है वो क्या करेगा,
वो करेगा आर्थिक वृद्धि। तो ऐसे ही तो कुछ देश ऐसे, जैसे कि हमें भारत की बात करूं, इंडिया की, तो ये विकासशील देश है। मतलब हमारा देश क्या है, विकासशील देश है। ये क्या करेगा, विकास करेगा, आर्थिक विकास करेगा। जब ये आर्थिक विकास कंप्लीट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, विकसित बन जाएगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, आर्थिक वृद्धि करेगा। चलिए देखते हैं। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह, ये सब कैसे देश हैं, विकसित देश हैं। इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी इनके आवक में વધાरा होता है वो आर्थिक वृद्धि कराएगा, क्योंकि ये सब विकसित देश हैं। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील, मैक्सिको, फिर अर्जेंटीना, तो ये सब क्या है, ये सारी की सारी जो देश हैं वो है विकासशील देश। इसके लिए इसमें जो भी વધાरा होता है इसकी आवक में, वो क्या कराएगा, आर्थिक विकास। तो ये था हमारा तफावत आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बारे में। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आईएमपी क्वेश्चन, जो है उत्पादन साधन तरीके जमीन समझाओ। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था उत्पादन के साधन के बारे में, जिसमें हम टोटल उत्पादन के 4 साधन जो हैं वो उसकी बात कही थी हमने। उत्पादन के साधन 4 है, कौन कौन से, जमीन, मूड़ी, श्रम और नियोजक। ये 4 उत्पादन के साधन हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ किसके बारे में बात करने वाले हैं, जमीन के बारे में। मतलब उत्पादन साधन तरीके अपने किसके बात करेंगे, अभी सिर्फ जमीन की बात करेंगे। तो चलिए देखते जमीन क्या है। तो अर्थशास्त्રની પરિભાષામાં કુદરતે સર્જન કરેલી વિના મૂલ્યે પ્રાપ્ત થયેલી તમામ સંપત્તિ અને આવકનું સર્જન કરવાનું ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેને જમીન કહેવામાં આવે છે। अब ज़मीन के यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है अपने को, उसकी व्याख्या दे दी है। तो क्या है इसकी व्याख्या, अर्थशास्त्रनी परिभाषा में, अगर अर्थशास्त्र की परिभाषा में अपने ज़मीन देखे तो क्या है, कुदरती सर्जन करेली, मतलब ज़मीन किसने बनाया, कुदरत ने बनाया, बिना मूल्य, मतलब कुदरत ने हमसे कोई पैसा नहीं लिया ज़मीन बनाने के लिए। प्राप्त थैली तमाम संपत्ति, अब हमको जितनी भी संपत्ति मिलती है वो सारी की सारी संपत्ति कहाँ से मिलती है, ज़मीन पे से मिलती है। अपने को ज़मीन के अंदर से बहुत सारे खनिज तत्व मिलते हैं, ज़मीन के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और जिन्हें आवकનું સર્જન કરવામાં उपयोग। अब ज़मीन का उपयोग किसके लिए करते हैं, आवक के सर्जन के लिए। जैसे कि ज़मीन के ऊपर हमने कुछ भी बना दिया, फैक्ट्री, कंपनी या कुछ भी बिल्डिंग्स बना दिया, उसको बेचा, उससे पैसा मिल गया हमको, भाड़े पे दिया, उससे पैसा मिल गया अपने को। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिससे आवक का સર્જન हो सके, કરવામાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય, તેને जमीन કહેવામાં આવે છે। तो ये है ज़मीन की परिभाषा अर्थशास्त्र की दृष्टि में। आ दृष्टिए पृथ्वीની सपाटी उपरांत तड़ाव, अब यहाँ पे देख लो ज़मीन के ऊपर क्या और कौन कौन सी चीज़ है, तो तालाब हैं, नदियों, जंगलों, पर्वतों, पृथ्वीना पेटाळमांथी। अब ये सारी ऊपर की चीज़ें हुई, तड़ाव, नदियों, जंगलों, पर्वतों। अब उसके पेटाळमांथी, उसके पेटाळ मतलब उसके अंदर की बात करें हम, तो उसमें खनिज तत्व वगैरह ज़मीन कहवाए छे। तो ये है ज़मीन। उसके रिलेटेड हम उसके कुछ आगे के पॉइंट देखते हैं। तो जमीन ए उत्पादनનું कुदरती साधन છે। ज़मीन क्या है, कुदरती साधन है, क्योंकि इसको कोई इंसान नहीं बना सकता। ज़मीन को कोई भी इंसान बना नहीं सकता है, वो कुदरत ने पहले से ही बना के हमको दी है, कुदरती बख्शिश से। मनुष्य द्वारा तेનું સર્જન થઈ શકતું નથી, मतलब मनुष्य यानी कोई भी इंसान इसको बना नहीं सकता। તેથી તેનું उत्पादन खर्च शून्य है। इसके लिए इसका उत्पादन खर्च क्या है, शून्य है, क्योंकि कोई इसको बना ही नहीं पाएगा, कोई उसका उत्पादन ही नहीं कर पाएगा, तो उससे खर्चा भी नहीं होगा। तो इसके लिए इसका उत्पादन खर्च क्या है, शून्य है। जमीन मानव सर्जित साधन नहीं, जमीन वो तो हमने देख लिया कुदरती साधन है, मतलब मानव सर्जित साधन नहीं होगा। તેથી તેની પુરવઠો કાયમી ધોરણે स्थिर है। इसके लिए उसकी जो पुरवठा है वो क्या है, स्थिर है, मतलब उसको हम कोई भी ऐसे पूर्ति नहीं कर सकते, उसके कोई भी पुरवठा नहीं कर सकते हम। आથી માનવી બુદ્ધિપૂર્વકના આયોજન અને ટેકનોલોજી द्वारा તેની कार्यक्षम उपयोग करવો जरूरी है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अच्छे से बुद्धिपूर्वक एकदम आयोजन करके उसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी से उसका हम अच्छे से उपयोग करना चाहिए ज़मीन का। ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, ज़मीननी गतिशीलता मर्यादित है। ज़मीन गतिशील तो हो ही नहीं सकता, मतलब गतिशीलता मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जा नहीं सकता। ज़मीन भौगोलिक गतिशीलता धरावती नहीं, मतलब ज़मीन जाहिर सी बात है, ज़मीन तो अपनी एक जगह पे ही स्थिर होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। इसके लिए वो क्या होता है, स्थिर होता है। एक खेतर ने बीजी स्थले लई जई सकतुं नहीं, एक खेतर को, एक खेत को अपने दूसरी जगह थोड़ी ले जा सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल।
जमीन में विविधता છે। जमीन के अंदर क्या है? विविधता है। कोई फलद्रुप है અને ઉપયોગિતાના દૃષ્ટિએ જમીનના વિવિધતા જોવા મળે છે। यानी कि ज़मीन के अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के ज़मीन होते हैं। जैसे कि आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ोगे, आपका चैप्टर्स आएगा ज़मीन के रिलेटेड, तो उसमें आपको मिट्टी के आठ प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग टाइप्स की मिट्टी होती है, काली ज़मीन, रेतीली ज़मीन, लाल ज़मीन, ऐसे बहुत सारी ज़मीनें हैं। तो ये कुछ ऐसी ज़मीन होती है जो ज़्यादा फलद्रुप होती है और कुछ ऐसी ज़मीन है जो अफलद्रुप होती है। मतलब किसी में अपने अनाज उगा सकते हैं और किसी में नहीं उगा सकते। इसके लिए सबकी अलग अलग गुणवत्ता अलग अलग होती है। तो ज़मीन की गुणवत्ता पण एक सरखी होती नहीं। तो ये था हमारा ज़मीन और उसके कुछ रिलेटेड बातें। तो ये है मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस, आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको याद करना है। इजी टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा।